सुबह सुबह न्यूज खोली तब पता चला कि दो देशों ने आपस में आधी रात में युद्ध छेड़ दी है। चैनल बदला तो पता चला कि किसी दूसरे देश ने किसी दूसरे देश पर मिसाइल दाग दी है और इसी चलते लाखों लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब आपको लगने लगा होगा कि ये कलयुग अपने चरम पर आ गया है, पर सच्चाई ना इससे कहीं गहरी है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सीक्रेट जो बिजनेस है ना, वह आर्म्स का ट्रेड। और ये जो बिजनेस है ना, वो तेल से भी बड़ा बिजनेस है, यानी कि $1 ट्रिलियन का मार्केट है। एवरी वॉर एवरी कन्फ्लिक्ट किसी न किसी आर्म डील से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना और जर्मनी ज्यादातर पूरे वर्ल्ड में हथियार बेचते हैं। ये वही हथियार है जो युद्धों को लंबा खींचते हैं, देशों को तोड़ते हैं और करोड़ों लोगों का भविष्य अंधेरे में चल जाता है। इनके लिए ना एक कहावत है, वेयर इज वॉर देयर इज प्रॉफिट। मतलब जहां जहां लड़ाई हो रही है, प्रॉफिट वहां पर ही होगा। सोचिए, अगर ये युद्ध बंद हो जाए तो ये अरबों खरबों का बिजनेस ठप पड़ जाएगा। क्या यही वजह नहीं है कि पीस सिर्फ भाषणों में रह जाती है और गोलियां जमीन पर चलती रहती है? आज हम खोलेंगे इस इनविजिबल एम्पायर का, जो एक इनविजिबल रावण की तरह अपने 10 सिरों से दुनिया भर के स्ट्रगल्स को अपनी डोर से चलाता है। यदि आप भी इसका भी डिटेल में जानना चाहते हो, कैसे आर्म डील्स होती है, कैसे आर्म डीलर्स पॉलिटिशियंस पे प्रेशर्स डालते हैं, कैसे ये कभी भी नहीं चाहते कि कभी भी शांति ना बने रहे, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट बिजनेस ना तेल नहीं, हथियार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में जितने हथियार की डील्स होती हैं, उनमें से 75% से ज्यादा 5 देशों के हाथों में है। एंड वो 5 देश है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चाइना। अकेले अमेरिका की बात करें तो उसका हिस्सा 40% से भी ज्यादा है, जबकि रूस 16% के लगभग है और फ्रांस 11% पर है। ये नंबर्स ना ये बताते हैं जहां पर भी युद्ध चल रहा हो, मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा ना इन्हीं देशों को मिलता है। इसलिए तो कहा जाता है वॉर्स इक्वल्स टू प्रॉफिट। 2003 के इराक युद्ध से लेकर 20 साल लंबे अफगान संघर्ष तक डिफेंस कंपनीज के प्रॉफिट अपने ऑल टाइम हाई पर थी। अमेरिकी कंपनी जैसे लॉकहीड मार्टिन, रेथियन और बोइंग ने अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। फिर ये युद्ध रोकने के लिए ना 2014 में लागू हुआ आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, जिसका मकसद था इंटरनेशनल आर्म डील पर कंट्रोल पाना। लेकिन पता है इसको किस देश ने मना कर दिया मानने से? जी हाँ, अमेरिका और दूसरा रसिया। नतीजा यह हुआ कि हथियारों का यह ग्लोबल मार्केट आज भी बिना रोक टोक के अरबों खरबों डॉलर का मशीन बना हुआ है, जो हर नए कॉन्फ्लिक्ट से और ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। और ये आर्म्स डीलर रावण की तरह इतने बड़े हो गए हैं कि जब ये अपना बिजनेस बढ़ाने लगते हैं तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगता है। और ये रावण के 10 सिरों की तरह 10 ऐसे तरीके अपनाते हैं कि दुनिया की कोई भी सरकार इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाती है। इनका सबसे पहला तरीका है अनलिमिटेड प्रॉफिट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2023 के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की टॉप 5 हथियार कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, RTX यानी राइथेन, नॉर्थरॉप ग्रुमैन, बोइंग और जनरल डायनेमिक्स ने अकेले ही सैकड़ों अरबों डॉलर का कारोबार किया है। ये इतना पैसा है कि उनके खिलाफ बोलने वाले या तो बिक जाते हैं या तो मरे हुए मिलते हैं। इनका दूसरा तरीका है लॉबिंग और पॉलिसी मैनिपुलेशन। वॉशिंगटन DC में डिफेंस लॉबी पर हर साल अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। अमेरिकी सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स के अनुसार डिफेंस इंडस्ट्री ने 2022 के अंदर सिर्फ लॉबिंग के लिए 1.3 अरब डॉलर खर्च किए थे। यही पैसा गवर्नमेंट पॉलिसीज और फॉरेन इंटरवेंशन को दिशा देता है। रूस और फ्रांस में भी डिफेंस लॉबी सांसद और मंत्रियों पर गहरी पकड़ बनाए रखती है। इससे सरकार के कुछ मंत्री हमेशा उनकी जेब में रहते हैं, जिससे ये चाहे जनता के पैसे वैसे खर्च करवाते हैं। जैसे अमेरिका और सोवियत संघ ने न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स की होड़ में खरबों डॉलर झोंक दिए। अमेरिकी सुरक्षा बजट 1980 के दशक में GDP का लगभग
6% पार कर गया, जबकि सोवियत संघ की इकोनॉमी इस दौर में थक कर ढह गई। ये एग्जाम्पल बताता है कैसे मैनिपुलेशन करके एक सुपर पावर को तोड़ा जा सकता है। इनका तीसरा तरीका है ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग। अफ्रीकन कंट्री ना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है कि लीबिया से लेकर कॉन्गो तक काउंटलेस वेपन्स अवैध रास्तों से पहुंचे हैं, जिनमें से कई पश्चिमी या पूर्वी यूरोप से आए थे। यह शैडो मार्केट किसी एक देश के बॉर्डर में बंधा हुआ नहीं है और इससे विद्रोही मत सालों तक लड़ाई जारी रखते हैं, और जब तक जंग जारी रहती है ये हथियार बिकते रहते हैं। मध्य पूर्व की धरती आज भी इस सच्चाई की गवाह देती है कि हथियारों का धंधा युद्ध को कैसे जिंदा रखता है। सिपरी के अनुसार 2015 से लेकर 2023 के बीच यमन संघर्ष में सऊदी अरब को सबसे अधिक हथियार अमेरिका और ब्रिटेन ने बेचे हैं। इसी दौरान ईरान बैक्ड हौथी रिबल्स तक हथियारों की सप्लाई रीजनल स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए होती रही। सीरिया में 2011 से चल रहे युद्ध में रूस ने 7 गवर्नमेंट को लगातार हथियार और हवाई सहायता दी है, जबकि कई पश्चिमी देशों में विद्रोही गुटों तक छोटे हथियार पहुंचे हैं। इनका चौथा तरीका है पॉलिटिकल फंडिंग। आर्म्स कंपनीज इलेक्शन कैंपेन्स में चुपचाप पैसा लगाती है। अमेरिका में 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में डिफेंस इंडस्ट्री ने दोनों पार्टियों को लाखों डॉलर दान दिए, जिससे सत्ता में कोई भी आए सौदे चलते रहें। कई यूरोपीय देशों में भी डिफेंस डील्स इलेक्शन डोनेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है। पर ये आम डीलर ना सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, कई बार ये सत्ता के असली खिलाड़ी बन जाते हैं, यानी किंग मेकर। 1980 के दशक में सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अफगानिस्तान में देखा गया है। सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया, जिसे CIA ने ऑपरेट किया। अमेरिकी कांग्रेस रिपोर्ट और डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 1979 से 1989 के बीच वॉशिंगटन ने अरबों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीनों को रॉकेट लॉन्चर, स्टिगर मिसाइल और अन्य हथियार भेजे हैं। यह सपोर्ट सोवियत आर्मी को रोकने में निर्णायक साबित हुआ। उसी नेटवर्क से आगे चलकर तालिबान बना, जिसने 1990 के दशक में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और 2001 में अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इनका पांचवा तरीका है इंटेलिजेंस ऑपरेशन। शीत युद्ध के दौरान CIA और KGB दोनों ने सीक्रेट आर्म डील से सरकारें गिराई और विद्रोहियों को पावर दी। ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, जहां अमेरिकन सीक्रेट एजेंसीज ने हथियार बेचकर कोवर्ट ऑपरेशंस को अंजाम दिया, हथियार बेचकर कोवर्ट ऑपरेशंस को फंडिंग किया। आज भी कई देशों में खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सी वॉर में हथियार पहुंचाती है। इनका छठा तरीका है प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। ब्लैक वाटर और रूस का वैगनर ग्रुप दिखाते हैं कि कैसे प्राइवेट कंपनीज युद्ध को आउटसोर्स कर देती है। सीरिया, यूक्रेन और अफ्रीकी देशों में इसका इस्तेमाल हुआ, जिससे गवर्नमेंट बिना युद्ध में शामिल हुए युद्ध छेड़ पाती है। सातवां तरीका है साइबर वेपन्स। 2010 में खोजा गया स्टक्सनेट वायरस पहली बार साबित करता है कि कंप्यूटर कोड भी हथियार हो सकते हैं। इसके बाद से रैनसमवेयर अटैक और सरकारी नेटवर्क हैकिंग नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी कारण अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साइबर यूनिट लगातार डिजिटल मोर्चे पर एक्टिव रहती है। आठवां तरीका है ड्रोन्स। रशिया यूक्रेन युद्ध में ये ड्रोन्स निर्णायक भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि गाजा और सीरिया में जो युद्ध चल रहे थे, ड्रोन्स ने उनका चेहरा बदल दिया है। अब कम लागत में भी विनाशकारी हमले संभव हैं, जिससे जो कन्फ्लिक्ट है ना और लंबा चल सकता है। नौवां तरीका है न्यूक्लियर आर्म्स। 2024 की सिपरी के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 12,100 परमाणु वारहेड मौजूद हैं। अमेरिका और रूस के पास 90% से ज्यादा है, जबकि चीन, भारत, पाकिस्तान लगातार अपनी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ना, पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है। और जो 10वां तरीका है वह है स्पेस मिलिटराइजेशन
एंड एआई, अमेरिका का स्पेस फोर्स, रूस और चाइना के एंटी सैटेलाइट हथियार और एआई पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन्स भविष्य के युद्ध की तैयारी है। 2023 के यूक्रेन युद्ध में एआई ड्रोन्स का यूज हो ही चुका है, जो कि आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। इन 10 तरीकों का ना कोई एक मालिक नहीं है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जो युद्ध को ना कभी खत्म नहीं होने देते हैं। रावण के 10 सिरों की तरह हर आर्म डीलर अपनी भूमिका निभाता है। कोई पॉलिसी बदलता है, कोई सीक्रेट डील्स करता है, कोई डिजिटल फ्रंट खोल देता है, और यही है इनविजिबल रावण ऑफ आवर डिजिटल एज। एक ऐसा दैत्य जिसके 10 सर मिलकर दुनिया को लगातार हथियारों की दौड़ में धकेलते रहते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्टर है। सिपरी की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से लेकर 2023 के बीच में ग्लोबल आर्म इंपोर्ट का 10% हिस्सा अकेले लिया है, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है। इसके पीछे ना 2 मेन कारण हैं। एक वोस्ट लैंड बॉर्डर के साथ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस और दूसरा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन की लिमिटेशन। लेकिन युद्ध के मैदान में गोलियां चलने से पहले बंद दरवाजों के पीछे एक और खेल चलता है, डार्क अलायंसेज, यानी हथियार कंपनियां, राजनीतिक नेता और अपराध जगत की साठगांठ। इतिहास बताता है कि ये गठजोड़ भी युद्ध को लंबा चलाता है और देशों की सुरक्षा को अंदर से कमजोर करता है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जांच रिपोर्ट्स बार बार बताते रहे हैं कि बड़े हथियार सौदों में कॉर्पोरेट और राजनीतिक हित आपस में जुड़े हुए हैं। भारत में भी ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं। बोफोर गन्स डील जो कि 1980 में हुआ था, उसमें रिश्वतखोरी के मामले सामने आए और ये मामला इतना बड़ा हुआ कि उस टाइम की गवर्नमेंट को हिला दिया। 2013 में भी सामने आया अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला, जिसमें विदेशी कंपनीज और लोकल दलाल एक दूसरे के साथ कमीशन बांट रहे थे। दोनों ही मामलों की जांच में यह बात स्पष्ट हुआ कि डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में ट्रांसपेरेंसी की कमी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है। रूस और अफ्रीकी देशों में यह अलायंसेज और भी खतरनाक रूप में दिखता है। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान जैसे कॉन्फ्लिक्ट एरिया में माफिया और लोकल लीडर्स ने फॉरेन आर्म डीलर से मिलकर मिनरल रिसोर्सेज के बदले हथियारों की तस्करी की है। इन सौदे से न सिर्फ सिविल वार लंबा चला, बल्कि इंटरनेशनल पीस एफर्ट्स भी बर्बाद हुए। ये डार्क अलायंसेज हमें याद दिलाती है कि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि गुप्त बैठकों और सौदे की मेज पर भी लड़ा जाता है। यहाँ हथियार केवल सुरक्षा का साधन नहीं है, बल्कि सत्ता और अरबों खरबों डॉलर के मुनाफे का रास्ता बन जाता है। और यही खेल पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सरकारों को डर इस बात का है कि वो यदि इन आर्म डीलर्स के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाएगी तो ना सिर्फ इलेक्शन फंडिंग पर असर पड़ेगा, बल्कि हजारों नौकरियां और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर भी सीधा हमला होगा। यही वजह है कि आर्म डील्स पर कंट्रोल की बात को अक्सर संसद में अटका दी जाती है और ये शांति का नारा कागजों में आगे नहीं बढ़ पाता है। अब जब ये कंप्लीट कहानी आप सुन चुके हो, एक चीज सामने आती है, जब तक हथियारों का बिजनेस अरबों खरबों डॉलर का प्रॉफिट कमाता रहेगा, ग्लोबल पीस सिर्फ एक सपना बनी रहेगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिपरी के अनुसार पिछले 5 सालों में ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़े हैं, जबकि दुनिया के कई हिस्सों में यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये कोई संयोग नहीं, एक गहरा रिश्ता है। ये युद्ध जितना लंबा चलता है, आर्म डीलर्स को उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है और उनके जो एलाइज होते हैं उनको उतना ही प्रॉफिट मिलता है। सवाल अब हमारे सामने है, क्या हम युद्ध को नहीं बल्कि हथियारों के इस बिजनेस को चुनौती देने का साहस दिखा सकते हैं? क्या सरकारें इतनी स्ट्रॉन्ग बिल जुटा पाएगी कि इलेक्शन डोनेशन और लॉबी के दबाव से ऊपर आकर स्ट्रिक्ट कंट्रोल लागू कर सके? दुनिया को शांति की जरूरत है और वह तभी संभव है जब सिटीजन, पॉलिसी मेकर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इस इनविजिबल रावण के सिरों को एक एक कर तोड़ने का संकल्प ले। यही भविष्य की सबसे बड़ी जंग है, एक ऐसी जंग जो गोलियों से नहीं बल्कि अवेयरनेस और करेज से जीती जा सकती है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप तक सही नॉलेज पहुंचे, और इसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है
और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करना है ताकि सभी लोग जान पाए कि कैसे ये आर्म डीलर्स पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं और जहां भी लड़ाइयां हो रही है कैसे ये आर्म डीलर्स उन लड़ाइयों को और ज्यादा भड़का रहे हैं ताकि वो युद्ध कभी बंद ही ना हो। जैसे रशिया यूक्रेन जब स्टार्ट हुआ था लोग बोल रहे थे ये युद्ध कुछ दिनों तक चलेगा, बट अब 3 साल हो चुके हैं, अभी तक वो युद्ध चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो आर्म डीलर्स है वो नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके, क्योंकि उनके पास जब तक हथियार मिलते रहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। रशिया के पास तो खुद की कैपेसिटी है, बट यूक्रेन को कहां से मिल रहा है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्म डीलर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आर्म डीलर्स के जो भी वेपन्स है वो बिकते रहे, यूक्रेन कटता रहे और वो जो आर्म डीलर है वो पैसे बनाता रहे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो मैं आपको बताना चाह रहा आप उसको समझ पा रहे होगे। बाकी आपको क्या लगता है इस कंप्लीट टॉपिक के बारे में, आप लोग अपना थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं आप चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।